हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 12th के लिए पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन को पढ़ेंगे। लैंगिक प्रजनन के बारे में हम लोग जानते हैं कि लैंगिक प्रजनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नर और मादा दोनों जीवों की आवश्यकता होती है और दोनों जीव स्वतंत्र रूप से अपने युग्मक का निर्माण करते हैं और इन युग्मक के संलयन के बाद एक नए जीव का निर्माण होता है। तो हमारा ये जो है लैंगिक प्रजनन, इसमें हर हालत में हमें क्या चाहिए, नर और मादा की आवश्यकता और साथ में युग्मक निर्माण की प्रक्रिया होनी चाहिए। तो युग्मक क्या है? युग्मक के बारे में आप यह समझे कि कोई भी जीव जैसे कि मनुष्य है तो मनुष्य के एक कोशिका के अंदर गुणसूत्र की संख्या 46 होती है, 46 होती है। तो उसी तरह से इसके अगर युग्मक की बात करें तो इसमें गुणसूत्र की संख्या द्विगुणित कोशिका जो हमारी थी उसकी आधी होती है, यानी कि इसमें गुणसूत्र की संख्या जो होगी वह 23 होगी। तो उसी तरह से यह हमारा जो युग्मक है वह आधा गुणसूत्र को रखने वाला अर्ध सेल है ना। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले लैंगिक प्रजनन पुष्प में पढ़ रहे हैं। तो पुष्प का आरेख हम लोग बनाए हैं। पुष्प के आरेख में एक ऐसा पुष्प है जिसमें नर और मादा दोनों ही भाग उपस्थित है और उसका नाम इस तरह से है। तो सबसे पहले हम लोग एक पुष्प को देखते हैं। पुष्प एक डंठल के ऊपर खड़ा होता है ना। पुष्प एक डंठल के ऊपर खड़ा होता है। उस डंठल को पुष्प वृंत कहा जाता है। पुष्प जिस डंठल पर खड़ा होता है उसे क्या कहते हैं, पुष्प वृंत कहा जाता है, पेडिसल कहा जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि फूल खुलने से पहले जो है एक बर्ड स्टेज में होता है, कली के रूप में होता है। कली के रूप में फूल को सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक हरे रंग का आवरण होता है और इसे बाह्य दलपुंज या कैलिक्स कहा जाता है। बाह्य दलपुंज या कैलिक्स। ढेर सारी पांखुड़ी अगर हरे वाले भाग में है तो प्रत्येक पांखुड़ी को जो है सेपल्स कहा जाता है। प्रत्येक पांखुड़ी को क्या कहते हैं, सेपल्स कहते हैं। उसके बाद क्या है कि पुष्प जिस जगह पर से शुरू होता है खुलना, उस जगह के उस बेस को क्या कहा जाता है, उस स्थान को पुष्पासन कहा जाता है, थैलामस कहा जाता है, रेसेप्टिकल्स कहा जाता है। इस पर से पुष्प ओरिजिनेट होता है, यानी कि पुष्प के दो भाग होते हैं, है ना। एक प्रजनन भाग होते हैं, आवश्यक अंग होते हैं, दूसरा सहायक अंग होते हैं। तो हमारे आवश्यक अंग और सहायक अंग होते हैं। तो आगे हम लोग देख रहे हैं कि पुष्प का रंगीन पांखुड़ी होता है ना। तो पुष्प के रंगीन पांखुड़ी को दलपुंज कहा जाता है, क्या कहते हैं, कोरोला कहते हैं। इसमें से एक पांखुड़ी को पेटल कहा जाता है। एक पांखुड़ी को क्या कहते हैं, पेटल कहते हैं। एक द्विलिंगी पुष्प के अंदर नर और मादा दोनों भाग उपस्थित है। तो इसमें से नर भाग को क्या कहा जाता है, पुमंग कहा जाता है ना। इसे क्या कहते हैं, पुमंग कहते हैं, एंड्रोसियम कहा जाता है। और इसके मादा भाग को क्या कहते हैं, गायनेशियम कहते हैं। बीच वाला हिस्सा मादा भाग है, किनारे वाला हिस्सा जो है वह नर भाग है। तो इसमें पुमंग और क्या हो गया, जायन, ये सारा हुआ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो पसंद आए लाइक बटन जरूर दबाएंगे, है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने एक पुष्प का प्रारूप देखा कि एक पुष्प के अंदर अगर द्विलिंगी पुष्प है तो क्या कुछ पाए जाते हैं। हमारे पृथ्वी पर ढेर तरह के पुष्प पाए जाते हैं। कुछ द्विलिंगी है, कुछ क्या है, एक लिंगी है। जैसे पपीता आप देखते हैं तो पपीता में नर और मादा क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर जो है दो लिंगी पुष्प लिए हैं। उसके बाद आपको ले चलते हैं हम पुष्प के नर भाग की ओर, है ना। पुष्प के नर भाग को क्या कहते हैं, तो पुष्प के नर भाग को पुमंग कहते हैं। पुमंग की संख्या पुष्प में एक से ज्यादा भी हो सकती है या फिर एक ही हो सकती है। तो इसे क्या कहा जाता है, इसमें से इसे अस्टामिन कहा जाता है ना। इसे क्या कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं या अस्टामिन कहते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने एक पुंकेसर की रचना को बनाया है ना। इसे क्या कहते हैं, एक पुंकेसर कहते हैं। तो एक पुंकेसर में क्या कुछ है, सबसे पहले एक डंटे के ऊपर यह खड़ा रचना है तो इसे क्या कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं, पूतंतु कहा जाता है। इसे फिलामेंट या पूतंतु कहा जाता है। ऊपर एक फूली हुई रचना है जिसे क्या कहते हैं, एंथर या परागकोश कहा जाता है। इसे एंथर या परागकोश कहा जाता है। एक परिपक्व अगर एंथर होगा, पुंकेसर होगा तो उसके ऊपर ढेर सारे नर युग्मक भी मौजूद होंगे। उन नर युग्मकों को परागकण, पोलन ग्रेन कहा जाता है या फिर माइक्रोस्पोर कहा जाता है, लघु बीजाणु कहा जाता है ना। लघु बीजाणु कहा जाता है इस स्पोर को। अब देखिए एक प्रारूपी
भाग को हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग मादा भाग को देखते हैं, एक पुष्प के मादा भाग को। तो उसी तरह से एक पुष्प के अंदर एक से ज्यादा मादा भाग हो सकते हैं। एक मादा भाग को क्या कहते हैं? स्त्री केसर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? स्त्री केसर कहा जाता है, पिस्टिल, है ना। इसे और भी नाम दिया गया है, पिस्टिल भी कहा जाता है, या फिर क्या कहते हैं? कार्पेल भी कहते हैं। इसे पिस्टिल या कार्पेल कहते हैं, स्त्री केसर को। इसमें आप देखें कितने सारे भाग हैं। तो सबसे पहला आधार है आपका, चौड़ा चिपटा भाग है, ऊपर का हिस्सा। यह एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है परागकण को रिसीव करने के लिए। परागकण यहीं आकर के गिरता है ना। तो इस हिस्से को वर्तिकाग्र कहा जाता है, स्टिग्मा कहा जाता है। उसके बाद एक लंबी नलीनुमा रचना है। इस रचना को क्या कहते हैं? तो इस रचना को वर्तिका कहा जाता है, स्टाइल कहा जाता है। इस रचना को क्या कहते हैं? वर्तिका या स्टाइल कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद नीचे फूला हुआ हिस्सा जो है, इस हिस्से को अंडाशय कहा जाता है। नीचे फूले हुए हिस्से को अंडाशय कहा जाता है, ओवरी कहा जाता है। अब देखिए अंडाशय के अंदर एक की संख्या में या एक से ज्यादा की संख्या में बीजांड उपस्थित होते हैं, ओव्यूल्स उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो यह ओव्यूल्स जो है अंडाशय की दीवार से लगा हुआ होता है एक डंठल नुमा रचना के द्वारा। तो ये डंठल नुमा रचना जो है वो अपरा या प्लेसेंटा कहलाता है। इस डंठल नुमा रचना को अपरा या प्लेसेंटा कहते हैं। उसके बाद यह डंठल नुमा रचना डायरेक्टली ओव्यूल्स से नहीं जुड़ा होता है ना। तो इसको जोड़ने के लिए एक और पतली सी रचना होती है, उस रचना को फ्यूनिकल कहा जाता है या बीजांड वृंत कहते हैं। इसे फ्यूनिकल या बीजांड वृंत कहते हैं, ठीक है। तो एक स्त्री केसर मादा भाग, मादा प्रजनन भाग को हम लोगों ने देखा। एक पुष्प के नर प्रजनन भाग को और मादा प्रजनन भाग को हम लोगों ने देखा। अब हम लोग चलते हैं पुष्प के किस भाग पर? तो हम लोग चलते हैं पुष्प के नर भाग की ओर, है ना। पुष्प के नर भाग को अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या कुछ आपको दिखाई दे रहा है? तो इसमें आपको सबसे पहले हम लोगों ने एंथर जो बनाया था, उस एंथर में आपने देखा कि इस तरह से एंथर जो है एक संयोजी के द्वारा, बीच में एक लाइन है, इसे क्या कहते हैं? संयोजी कहते हैं, है ना। कनेक्टिव्स कहा जाता है। तो कनेक्टिव्स के द्वारा हमारा एंथर दो भाग में बटा हुआ है। इसे डायथीकस भी कहा जाता है। इस वजह से एंथर को क्या कहते हैं? डायथीकस कहते हैं, क्योंकि यह दो भागों में क्या है? बटा हुआ है, ठीक है। अब देखें कि हर एक खंड के अंदर इस तरह से दो लोब उपस्थित होता है। हर एक खंड में क्या होता है? दो लोब उपस्थित होता है, और इसमें भी इसी तरह से, इसमें भी इसी तरह से। तो यह लोब जो है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? इस लोब को लघु बीजाणुधानी कहा जाता है। इस लोब को लघु बीजाणुधानी कहा जाता है, या इसे माइक्रोस्पोरेंजिया कहा जाता है। यह वह स्थान है जहां पर परागकण का निर्माण होता है, ठीक है। लघु बीजाणुधानी, इसके अंदर कुछ आर्चीस्पोरियल सेल होते हैं। यह आर्चीस्पोरियल सेल परागकण मातृकोशिका में बदल जाते हैं, और यानी कि कह सकते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल में बदल जाते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल में बदल जाते हैं और परागकण का निर्माण करते हैं। ये क्या करते हैं? परागकण का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोगों ने क्या किया है? इस एंथर को काट लिया है, बीच से काट दिया, ट्रांसवर्स सेक्शन काटा है, और इसके बाद इसके अंदर जो रचना है, सतह के अनुसार से हम इसकी रचना को देखते हैं कि इसमें क्या कुछ पाया जाता है। तो इसके अंदर सबसे पहले बाहरी आवरण होता है, जिसे बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस कहते हैं। सबसे पहले क्या है? बाहरी आवरण है, बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस है। पहला आवरण है ना, ये वाला जो आप आवरण देख रहे हैं, यह क्या है? बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस है। उसके बाद का सतह एंडोथीसियम कहलाता है। उसके बाद का ये वाला हिस्सा जो आप देख रहे हैं, यह एंडोथीसियम कहलाता है। इसके बाद यह वाला हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा, यह मध्य परत या मिडिल लेयर के नाम से जाना जाता है। इसके चारों तरफ देख रहे हैं आप, इस तरह से बाउंड्री है, तो ये बाउंड्री जो है वह टेप्टम कहलाता है। और इसी के अंदर यह बीच में हमारा जो है वह परागकण मातृकोशिका मौजूद है ना, माइक्रोस्पोर मदर सेल मौजूद है। बीच में क्या है?
तो माइक्रोस्पोर मदर सेल है। हम यहाँ बीजाणु निर्माण के बारे में देख रहे हैं, है ना। हमारे जो परागकण है, नर युग्मक है, उसके निर्माण को देख रहे हैं कि निर्माण स्थल क्या है, कैसे इसका निर्माण होगा। तो यहाँ पर परागकण मातृकोशिका माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस की प्रक्रिया होगी और मियोसिस के प्रक्रिया के फलस्वरूप ही युग्मक का निर्माण होता है। तो मियोसिस की प्रक्रिया होगी तो यहाँ पर युग्मक का निर्माण होगा, है ना। यह जो रचना है वो परागकोश या माइक्रोस्पोरेंजियम लघु बीजाणुधानी की रचना को हम लोगों ने यहाँ देखा। जब परागकण बन जाता है, बनने लगता है, तो ये सतह जो है एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और मध्यस्थ स्तर, यह तीनों नष्ट हो जाता है। बचता है टेप्टम। टेप्टम जो है वह परागकण मातृकोशिका को पोषण प्रदान करता है, जिससे कि परागकण मातृकोशिका अर्धसूत्री विभाजन को कंटिन्यू रखते हुए ढेर सारे परागकण का निर्माण कर सके। इस तरह से परागकण जब बन जाता है तो ये जो हम लोगों ने देखा, यह एंथर का ये जो हमारा हिस्सा था, ये इस तरह से फट जाता है ना। यह फट जाएगा और इसमें जो पॉलन ग्रेन बने थे, परागकण बने थे, वो क्या हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। परागकण इसमें बनने के बाद क्या होते हैं, बाहर मुक्त हो जाते हैं बाह्य वातावरण में, और बाह्य वातावरण में यह इसके ऊपर आकर के जमा होता है। इस प्रक्रिया को एंथरडेहिसिस कहा जाता है, जिसके द्वारा परागकण बाहर मुक्त हो जाते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं किसे, तो परागकण की रचना को देखते हैं। परागकण की रचना कैसी होती है, इसको हम लोग देखते हैं। तो इसके लिए अगले वीडियो को हम लोग देखेंगे।